वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की हिरासत अब खत्म हो गई है। मुंबई के विशेष पीएमएलए अदालत ने अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवाब मलिक 14 दिन यानी कि 21 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। बता दें कि ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी के अधिकारी एनसीपी के नेता और मंत्री नवाब मलिक को आर्थर रोड जेल लेकर के पहुंचे। तो नवाब मलिक जो पे कई सारे मामले दर्ज थे, हालांकि इनको अहम मामला जो इन पे माना जा रहा है वो उस मामले को लेकर के कई दिनों से उनको हिरासत में लिए जाने की बात चल रही थी और आखिरकार अब उन पर जिस तरह से कार्रवाई होती नजर आ रही है। वे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता हैं नवाब मलिक, जहां अब हिरासत अब उनकी खत्म हो गई है। वहीं मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत के द्वारा अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां नवाब मलिक 14 दिन तक जुडिशली कस्टडी में रहेंगे। और वहीं आपको वो ये भी बताते चले कि ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तभी से हमने देखा कि जिस तरीके से एनसीपी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का रुख भी देखने को मिल रहा था और बार बार उन्हें हिरासत से छुटकारा दिलाने की बात कही जा रही थी। साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को आज़ाद किया जाए। इन सभी के बीच जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर्स में सारी चीज़ें की गई और उचित कार्रवाई करते हुए उन पे कई सारे अब जिस सारी कार्रवाई की जा रही है। वहीं ईडी के अधिकारी एनसीपी के नेता और मंत्री नवाब मलिक को आर्थर रोड जेल ले करके पहुंचे हैं। और इसी के साथ देखिए जिस प्रकार से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जुडिशली कस्टडी में नवाब मलिक अब रहेंगे 14 दिन के लिए। 21 मार्च तक जुडिशली कस्टडी में नवाब मलिक के रहने की यहां पर बात सामने आई है। कई दिनों से ये मामला चल रहा था और पुख्ता सबूतों के बाद से ही नवाब मलिक पर ये ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और इस कार्रवाई के तहत उन पर सारे ये मामले दर्ज किए गए हैं और बार बार उन्हें अदालत में पेश भी किया जा रहा है, हिरासत में लिए जा रहे हैं। दाऊद मामले में गिरफ्तार ये बताए जा रहे हैं कि दाऊद मामले के बाद से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक पर जो भी मामले अब दर्ज थे उस पर अब एक बार फिर ये कार्रवाई होती नजर आ रही है। जुडिशली कस्टडी में अब उन्हें भेजा जा रहा है, जिसको लेकर के उनके जो कार्यकर्ता रहे, समर्थक रहे, उनके द्वारा बार बार यही प्रदर्शन वो उनके द्वारा करते हुए नजर आए और यही कहते नजर आए थे कि अब मामले में जल्द से जल्द उनकी रिहाई कराई जाए। वहीं आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर के सोमवार को भी महाराष्ट्र बीजेपी ने विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार हंगामा भी किया था और इसी दौरान बीजेपी नेताओं ने दाऊद के दलालों को जूता मारो ऐसे बयान भी वो देते नजर आए थे, जिसके बाद से ही और भी सियासत गर्माती नजर आ रही थी। और इसी बीच पीएमएल कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर अब उन्हें भेजा गया है। उन्हें 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और मलिक को इसके पहले 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। हिरासत खत्म होने पर ईडी ने दोबारा कस्टडी की मांग की थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र से इस वक्त की एक बड़ी खबर। शिवसेना नेताओं के घर आईटी की रेड, सदानंद कदम के घर पर इनकम टैक्स की रेड। रामदास कदम के भाई हैं सदानंद कदम, राहुल कनाल के घर पर भी छापेमारी। आदित्य ठाकरे के करीबी हैं राहुल कनाल। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार यहां अब छापेमारी आईटी की देखी जा रही है। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवसेना नेताओं के घर आईटी पहुंची है जो कि रेड मारती नजर आ रही है। सदानंद कदम के घर पर इनकम टैक्स की ये रेड, रामदास कदम के भाई बताए जा रहे हैं सदानंद कदम, और राहुल कनाल के घर पर भी ये ईडी की आईटी की बड़ी छापेमारी देखने को मिल रहा है, जहां आदित्य ठाकरे के करीबी हैं राहुल कनाल, ये बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार आईटी की रेड देखने को मिल रही है। आदित्य ठाकरे के करीबी के घर पर भी ये रेड होने जा रही है और अब ये सामने आएगा कि इस रेड के बाद क्या कुछ यहाँ पर चीजें सामने आती है और क्या कुछ वो बातें सामने आती है, जो कि आईटी द्वारा धीरे धीरे सारी अपडेट्स दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां शिवसेना नेताओं के घर पर आईटी की ये बड़ी रेड, सदानंद कदम के भी घर पर ये इनकम टैक्स की रेड, वहीं उनके साथ साथ
आपको बता दें कि राहुल कनाल के घर पर भी छापेमारी देखने को मिल रही है। राहुल कनाल के बारे में बताया जा रहा है कि वो आदित्य ठाकरे के करीबी रहे हैं, करीबी हैं। वहीं रामदास कदम के भाई हैं सदानंद कदम, जिनके घर पर छापेमारी इस वक्त आईटी के द्वारा यहां पर हो रही है। तो इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवसेना नेताओं के घर पर आईटी की रेड देखी जा रही है। सदानंद कदम के घर पर इनकम टैक्स की बड़ी रेड, रामदास कदम के भाई बताए जा रहे हैं। वहीं राहुल कनाल के घर पर भी ये बड़ी छापेमारी देखी जा रही है आईटी की, जहां आदित्य ठाकरे के ये करीबी बताए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आईटी रेड को लेकर के, और अब आईटी में जिस तरीके की चीजें रेड के बाद सामने आएगी वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त रेड जारी है और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वो चीजें यहां पर अब सामने आएगी रेड के बाद, कौन सी वो बातें सामने आती है। और इस बीच सबसे अहम यहां पर ये हो जाता है कि इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना नेताओं पर गाज गिरती नजर आ रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। राजन, किस तरह की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है? क्या इनकम टैक्स ऑफिसर्स पहुंच गए हैं इन लोगों के घर पर? देखिए, निश्चित तौर पर शिवसेना के जो सांसद हैं वो संजय राउत का 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उससे पहले शिवसेना के जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं आज सवेरे से इनकम टैक्स की छापेमारी चालू है। आपको बता दूं कि अनिल परब के जो करीबी हैं संजय कदम, उनके भी घर पर आयकर विभाग ने सवेरे से छापेमारी की है। संजय कदम जो है मुंबई के एक बड़े नेता हैं, उनके भी घर पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जो राहुल कनाल हैं, जो आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाते हैं, उनके भी घर पे लगातार जो है वो छापेमारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं शिवसेना के जो सांसद है 4 बजे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है शिवसेना का ये आरोप है कि तो इस वक्त राजन क्या कुछ अपडेट मिलता नजर आ रहा है? किस तरीके से इनकम टैक्स की रेड यूं ही जारी रहने वाली है, या फिर अभी कुछ समय बाद ये रेड बंद हो जाएगी, या शाम तक ये रेड यहाँ पर यूं ही चलती रहेगी? देखिए, ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि कई दिनों से लगातार जो है वो ईडी हो, सीबीआई हो, लगातार इस तरीके से छापेमारी चालू है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आगामी बीएमसी चुनाव है, और ऐसे में बीजेपी जो है वो काफी आक्रामक दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं ये शिवसेना को घेरने की बीजेपी की तैयारी है ईडी के जरिए। तो इसका मुख्य वजह चुनाव से देखा जा सकता है राजन? देखिए, निश्चित तौर पर शिवसेना की जो मुंबई की जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, उन्होंने भी यही बात कहा है। उन्होंने कहा कि हमने कई चुनाव देखे, लेकिन इस तरीके के हमने चुनाव नहीं देखे जहां पर जो सेंट्रल एजेंसी का उपयोग किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आरोप है बीजेपी के ऊपर किशोरी पेडनेकर का। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और नजर यूं ही बनाए रखिएगा। हर एक अपडेट सबसे पहले नेटवर्क 10 पर आपके तक पहुंचाएंगे। वहीं पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार ने साल 2022-23 का 8,592 करोड़ रुपए का बजट स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने को पेश किया। सड़कों की रूपरेखा तैयार करने, सलाहकार की नियुक्ति करने, आपातकालीन स्थिति में उपायुक्त साबित होने वाला कमांड कंट्रोल सेंटर डेवलप करने जैसी नई योजनाओं में इनमें शामिल किया गया है। वहीं शामिल गांवों के लिए 508 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो वहीं पीपीपी तर्ज पर विकास कार्य करने का जोर भी दिया गया है। बता दें कि पिछले साल मनपा प्रशासन द्वारा पेश किए गए बजट से ये बजट करीब 942 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिंपरी चिंचवड के चिखली परिसर में कई मांगों को लेकर के शिवसेना की तरफ से भूख हड़ताल की जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे। बता दें कि सालों से प्रलंबित समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विरोध में नारेबाजी की है। इस दौरान शिवसेना के नेताजी काशिद ने कहा कि पिछले कई सालों में कोई आरक्षित जगह पर विकास काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शिव सैनिकों ने फैसला किया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल यूं ही जारी रहेगा। हमारा मांग है कि ये मौर्य बस्ती, मैत्री बस्ती, तामान्य बस्ती, ये सब एरिया महापालिका में कम से कम 27 साल हो गया जाके, और ये सब इलाका जो है ना, सब दाटी वाटी में सब लोग एक सामान्य नागरिक सब रहते हैं इधर।
और इधर एक भी डीपी रास्ता डेवलप नहीं है और हर दिन इधर ये ट्रैफिक जाम होता है। लोगों को सांस लेने का जगह नहीं, इतना इधर पब्लिक है और ये डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है और महापालिका को इतना हम टैक्स भरते। तो पिंपरी चिंचवड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चकली परिसर में कई मांगों को लेकर के शिवसेना की तरफ से भूख हड़ताल की जा रही है। विकास कार्यों को लेकर के यहां पर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि आमरण उपोषण मतलब आमरण अनशन भी उनके द्वारा यहां किया जा रहा है, ताकि उनकी जो मांगे हैं, विकास की मांगे हैं, सड़कों की मांगे हैं, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। वहीं आपको बताते चले कि सालों से प्रलंबित समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विरोध में नारेबाजी भी की और इसी दौरान शिवसेना के नेताजी काशिद ने कहा कि पिछले कई सालों से कोई भी आरक्षित जगह पर विकास काम नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि शिव सैनिकों ने फैसला किया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगा। तो विकास कार्यों को लेकर के यहाँ पर हड़ताल किया जा रहा है महाराष्ट्र में। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुकुंद कदम हमारे साथ, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुंद, देखिए जिस तरीके से ये हड़ताल यहाँ पर जारी है, कब से ये हड़ताल जारी है और कब तक इनके द्वारा कोई आश्वासन बीजेपी द्वारा इन्हें मिला है? चौधरी मैडम, ये सुबह 7-8 बजे से इन लोग हड़ताल पे बैठे हुए। तो शिवसेना के उनके जो करीबी और जितने भी बड़े नेतागण हैं, उन्होंने आके इनको शुभेच्छा दी है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ये और इस हड़ताल के लिए उनका सपोर्ट भी है। इनका ये कहना है कि पिछले 27 साल से ये महानगर पालिका में ये चिखली परिसर गया हुआ है, पर आज तक डीपी रोड या किसी भी छोटी छोटी चीजों के लिए अभी तक महापालिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। जिस तरह से इन लोग कहा जाता है कि ये वार्ड जो है, ये पूरा तीनों जो उनके नगर सेवक जो है वो भी भाजपा के, और वहाँ पे जो सारे जो काम किए जाते हैं वो भाजपा की ओर से किए जाते हैं, पर वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। ऐसा है ये इन तीनों ऐसे में जो सत्ता में है बीजेपी, जो कि इस वक्त वहाँ पर विराजमान है सत्ता में, तो क्या उनके द्वारा कुछ यहाँ आश्वासन शिव सैनिकों को दिया गया है? अभी तक तो कोई आया नहीं है। कल से इन लोग यहाँ पे हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं, पर अभी तक किसी ने भी आके पूछा नहीं है। यहाँ का मेयर भी बीजेपी का है, पर मेयर ने भी कुछ पूछा नहीं है। साथ में आयुक्त ने यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उन्होंने भी अभी तक कुछ उनसे हालात के बारे में पूछा नहीं है। पर इन्होंने बार बार मांगे की है कि इस तरह के काम कुछ हो रहे नहीं है। जो छोटी छोटी सुविधाएं जो भी है वो भी नहीं है यहाँ। चलिए, आपका बिल्कुल मुकुंद, देखिए देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कब तक इस समस्याओं पर ध्यान देती है और इस हड़ताल की ओर ध्यान देकर के इनको आश्वासन देती है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दीवा में घर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दीवा में एक घर में आग लगी। दमकल की गाड़ियां हालांकि इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। आग को देखते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। आग लगने की जो वजह रही है कि किन वजहों से ये आग लगी है उस घर में, ये कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है। इस वक्त जो सबसे अहम चीज है वो है आग बुझाने का, और आग बुझाने का कार्य यहाँ पर दमकल विभाग द्वारा किया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, आग बुझाने की पूरी कोशिश करी। और ये देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं कितनी ऊंची ऊंची लपटें देखी जा रही है। घर में आग लग गया है, क्या कुछ नुकसान हुआ है ये भी अभी साफ नहीं हुआ है, वजह अभी साफ नहीं हुआ है। इस वक्त सबसे अहम चीज यही है कि इस आग पर काबू पाया जाए, और इसी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश दमकल विभाग द्वारा, दमकल की गाड़ियों द्वारा किया जा रहा है, जो कि मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। राजन, किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां देखी जा रही है और दमकल की जो गाड़ियां वहां पर पहुंची है, कितना काबू पाया जा चुका है आगों पर? देखिए, निश्चित तौर पर मुंबई से सटे ठाणे जिले के दीवा में ये भीषण आग लगी है, और ये जो है वो एक स्लम इलाका है। और यहाँ पर आए दिन अगर देखेंगे तो देखा जाए तो करीबन 2 साल पहले भी
यहाँ पे दीवा के जो डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लगी थी। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है ठाणे महानगर पालिका की कहीं ना कहीं लापरवाही है और फिलहाल जो है दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है और कहीं ना कहीं अभी से थोड़ी देर के बाद जो है वो जो लगातार यहाँ के जो लोग हैं अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन दमकल की जो गाड़ी है वो मौके पर मौजूद है और कड़ी मशक्कत की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। राजन, किसी तरह के नुकसान की या फिर जान माल हानि की कोई खबर यहाँ पर अभी सामने आई हो यहाँ से? देखिए यहाँ पर अभी तो कोई नुकसान की खबरें नहीं आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे जो घर बना है वो काफी स्लम इलाके का घर है, वहाँ पे पतरे वगैरह के आमतौर पर। तो वहाँ पे जो लेबर क्लास के जो आदमी हैं जो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी काम के समय बाहर गए हैं, दफ्तर गए हैं। तो ऐसे में जो है उसमें घर में ऐसा कोई नहीं था, ये भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, इस वक्त कैसा माहौल वहाँ पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा और किस तरीके से कार्य वहाँ किया जा रहा है आग पर काबू पाने के लिए? देखिए वहाँ पे जो लोकल जो नागरिक हैं और जो लोकल बॉडी हैं, फायर ब्रिगेड, उन तीनों की वजह से उन तीनों के लगे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन जो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पर मौका रहते ही जो है दमकल की गाड़ी वहाँ पर आ गई और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर पहले जब दमकल की गाड़ी आई थी बहुत जल्द उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से रीवा में एक घर में आग लगी, हालांकि यहाँ पर पहुंच चुकी है दमकल की गाड़ियां और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द आग पर काबू भी पा लिया जाएगा यहाँ पर। और गोवा महाराष्ट्र में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे और इसी बीच एक बड़ी खबर आती हुई, जहां जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। रूस के 12,000 सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां रूस के 80 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं और रूस के 303 टैंक तबाह किए हैं। यूक्रेन द्वारा यह बयान यहां पर जंग के बीच जारी हुई है, जहां उनका कहना है कि रूस के 48 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है और आज रूस यूक्रेन जंग के बीच आज 13वां दिन है और इस 13वें दिन इस तरह के बयान अब यहां पर यूक्रेन द्वारा सामने आ रहे हैं, जहां उनका कहना है कि रूस के 12,000 सैनिकों को मार गिराया है यूक्रेन ने। रूस के 80 हेलीकॉप्टर्स भी मार गिराए हैं, वहीं रूस के 303 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। 48 लड़ाकू विमान भी मार गिराए हैं। रूस की तरफ से बड़ा दावा, यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है रूस के सैनिकों के लिए कि इस जंग में अब यूक्रेन ने किस तरह की फतेह हासिल की है, ये बताते यूक्रेन नजर आ रही है, जहां उन्होंने कहा कि रूस के 12,000 सैनिकों को मार गिराया गया है। यूक्रेन की तरफ से रूस के 80 हेलीकॉप्टर्स भी मार दिए गए हैं, वहीं रूस के 303 टैंक तबाह कर दिए गए हैं और 48 लड़ाकू विमान भी मार गिराए गए। यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि अब रूस की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अहम यह है कि आज 13वां दिन है रूस यूक्रेन जंग की और इस जंग में कई सारे नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। फिर चाहे वो नुकसान यूक्रेन का हो, रूस का हो या फिर पूरे विश्व का हो, हर तरफ से नुकसान देखने को मिल रहा है इस जंग का। महिलाओं को मान सम्मान देने के लिए हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं को उपलब्धियां और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने का मकसद उन महिलाओं की उपलब्धियां, उनके जज्बे, उनकी ऐतिहासिक यात्राओं और उनके जीवन को याद करना है। वहीं आज अहमदनगर जिले के कोपर गांव तहसील में छात्र छात्राओं ने रास्ते पर उतर करके गड्ढों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं का कहना है कि पिछले कई सालों से स्कूल आने जाने के रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे उनको आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त सदानंद दाते ने भरोसा सेल का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन वसई पश्चिम के परिमंडल जोन सहायक आयुक्तालय कार्यालय में सेल की प्रमुख सहायक निरीक्षक तेजश्री सिंधे द्वारा किया गया।
खाकी वर्दी में रह करके लोगों के साथ सामाजिक भाव रख करके नागरिकों की समस्याओं को अलग अलग तरीकों से दूर करने के लिए तेजश्री सिंधे की काफी तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा, अपने परिवार की परवाह न करते हुए नागरिक ही मेरा परिवार है। इस भावना से लोक सेवा में सिंधे ने कई महिलाओं को संकटों से बाहर निकालने में उनकी अहम भूमिका रही है। पुणे की रहने वाली तेजश्री सिंधे पुलिस भर्ती में प्रथम आई थी। पुलिस मुंबई में 7 साल कार्य करने के बाद मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की भरोसा सेल की प्रमुख बनी। 5 महीने पहले हुई भरोसा सेल की स्थापना, जिसके माध्यम से सिंधे ने 200 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया। उद्देशीय प्रकल्पाची सुरुवात मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयामध्ये भाईंदर पश्चिम येथे माननीय पोलीस आयुक्त श्री सदानंद दाते सर यांच्या हस्ते करण्यात आली। महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांना एकाच छताखाली सर्व प्रकारची मदत व सुविधा उपलब्ध व्हावी हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे। भरोसा सेल अंतर्गत महिला, बालके व ज्येष्ठ नागरिक यांना तात्काळ पोलीस मदत मिळावी, त्यांचं चांगल्या पद्धतीने समुपदेशन करावं, वैद्यकीय सेवा, विधिविषयक सेवा, मानसोपचार तज्ज्ञ, पीडित महिलांचे पुनर्वसन आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत त्यांना संरक्षण प्राप्त करणाऱ्या सर्व सेवा सुविधा भरोसा सेल येथे उपलब्ध करून दिल्या जातात। बीएमसी में नगर सेवकों का कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो गया। वहीं अब बीएमसी की कमान कमिश्नर के हाथ में आ जाएगी। बता दें कि ऐसा करीब 38 साल के बाद हो रहा है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशनल से लेकर के मुंबई के विकास कार्यों के सभी निर्णय कमिश्नर लेंगे। बीएमसी चुनाव समय से नहीं हो पाने के चलते राज्य मंत्रिमंडल ने 9 फरवरी को बीएमसी में प्रशासक नियुक्ति करने का फैसला लिया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बीएमसी के कामकाज को लेकर के विरोध किया जा रहा है। तो विकास कार्यों के निर्माण को लेकर के और जितने भी निर्णय होंगे, इससे जुड़ी हर एक निर्णय अब कमिश्नर द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि बीएमसी का जो चुनाव है वो सही समय पर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब जो सारा कार्यभार है वो कमिश्नर के हाथों में चला जाएगा, जिसको लेकर के बीजेपी द्वारा हालांकि यहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। वहीं मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव एक बार फिर करीब आ गए और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रही है, लेकिन जनता ट्रैफिक की समस्याओं से परेशान है। दरअसल ये तस्वीर मुंबई के कांदिवली के हनुमान नगर की है। यहाँ की मुख्य समस्या है ट्रैफिक। ट्रैफिक में हर साल सबसे ज्यादा समय बर्बाद होने के मामले में दुनिया के टॉप 10 शहरों में मुंबई 5वें नंबर पर है। आपको बता दें कि 2020 के रिपोर्ट में मुंबई दूसरे नंबर पर था। हमको अन्य 10 से 15 मिनट लगता था और अभी कितना समय लग रहा है? 1-1.5 घंटा। तो ट्रैफिक ये मुख्य समस्या है, इसको लेकर क्या कुछ करना चाहते हैं? क्या कुछ तकलीफें हैं यहाँ पे? तकलीफ सर यही है कि अब इसके फॉलो करो, रोड चौड़ा करो या दूसरी पब्लिक करो, आने जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्ट करो ना, और क्या करेंगे हम? बराबर है। और क्रांति नगर में ऐसे कुछ मुख्य समस्या पानी को लेकर और भी कुछ समस्या ऐसी है? पानी तो जो आता था पहले भी नहीं आ रहा, पानी तो भी आता है 10-15 मिनट छोड़ता, पहले दिन में पानी आता, 24 घंटा पानी आता था, अभी नहीं भी आ रहा पानी। उसका तो मतलब है ही पहले से चल ही रहा है। सर ऐसा है कि आधा पौना घंटा लगता है, आधा किलोमीटर के लिए। अच्छा, आधा पौना घंटा लगता है तो पूरा एकदम हालत खराब है एक हफ्ते से इधर तो। अच्छा, आधा पौना घंटा लगता है कहाँ से? क्रांति नगर से स्टेशन जाने के लिए? स्टेशन जाने के लिए क्रांति नगर से तो 1 घंटा पौना घंटा लगता है। और पहले कितना समय लगता था? 15 मिनट। तो ये जो ट्रैफिक की मुख्य समस्या है, इसको लेकर क्या कुछ तकलीफें अंकल बताएं? अरे बहुत तकलीफ है सर, हम लोग का तो बराबर धंधा नहीं हो रहा है, ऐसा हालत खराब है। ट्रैफिक की समस्या ये 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए 1-1 घंटा रोज लग रहा है। आदमी ऑफिस जाता है तो सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है, शाम को ऑफिस से आता है तो उसको वो डर सताता है कि मैं घर पे टाइम से पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। घर पे आने के बाद वो अपने फैमिली के साथ बाहर नहीं जा सकता कि बाहर जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, वापस आऊँगा तो कितना टाइम लगेगा। तो इस ट्रैफिक की समस्या के कारण हर आदमी डर के साये में जी रहा है। किसी के घर में अगर बुजुर्ग, परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो बीमार हो गए, एम्बुलेंस यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वो हॉस्पिटल टाइम पे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या लोग डे बाई डे यहाँ पे फेस कर रहे हैं। सीडी में बाइक चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं साईं मंदिर के पास धननगर गली में रहने वाले युवक की बाइक को चोरों ने दिन दहाड़े चुरा लिया। बता दें कि चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं युवक ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। आपको ये भी बताते चले कि लोगों का कहना है
कि चोरी करने वाले दूसरे जिले के लोग हैं जो कि चोरी करके फरार हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी एक युवक को चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ करने पर पता चला कि वो औरंगाबाद का रहने वाला है। और इसी के साथ गोवा महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।